नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। पुनः लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताया था थोड़ी अच्छी खबर नहीं बल्कि बुरी खबर है एएमयू के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था 20 और 21 के सेशन में पीएचडी के लिए। क्या बुरी खबर है उसकी बात तो डिटेल में करेंगे, लेकिन 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2021 के बीच में आपकी होनी है प्रवेश परीक्षाएं। पीएचडी के लिए शेड्यूल आपको बता चुका हूं, एक नहीं दो बार बता चुका हूं, अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं, उनको देख लीजिएगा। किस दिन किस समय पेपर 1 और पेपर 2 आपका रखा गया है, डिटेल में उसको समझ लीजिएगा और उससे पहले अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। अपना पहले फैकल्टी को चयन कीजिएगा, उसके बाद अपना कोर्स, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डाउनलोड का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे विद्यार्थी आप सोच रहे हैं मैंने वीडियो का इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब बुरी खबर होती है ना तो इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता। बुरी खबर में सीधा बुरी खबर बताई जाती है, बिना किसी भूमिका के। अच्छी खबरों के लिए भूमिका बनाई जाती है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। बुरी खबर है और उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने आप को ज़्यादा होशियार और दूसरे वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। मैंने कहा था ना, एंट्रेंस क्वालिफाई करना भी इजी है, इंटरव्यू निकालना भी इजी है, सबसे मुश्किल है एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना। और वही गलती कर दी है सैकड़ों विद्यार्थियों ने, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों विद्यार्थियों ने गलती कर दी है। और हर डिपार्टमेंट में लगभग लगभग 50 से 150 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। कौन कौन से एंट्रेंस सब्जेक्ट से डिस्क्वालीफाई हुए हैं पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपका नाम ना हो उसमें, लेकिन होगा आपका भी नाम, क्योंकि गलती तो आपने भी की होगी। कौन कौन सी गलतियां की हैं मैं केवल वही बताऊंगा आपको। उस गलती को आप किसी और यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में मत करिएगा, चाहे एएमयू में दोबारा से फॉर्म भरें या किसी और विश्वविद्यालय में भरें, नहीं तो आप फिर से कर दिए जाएंगे डिस्क्वालीफाई। क्योंकि एएमयू ने एक लिस्ट जारी कर दी है वेबसाइट पर कि कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई एलिजिबल हैं और कौन से ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी के एग्जामिनेशन के लिए नॉट क्वालिफाई या नॉट एलिजिबल हैं इस साल के लिए, और किस वजह से डिस्क्वालीफाई किया है उसका भी रीजन दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शेड्यूल आपको बता चुका हूं, एडमिट कार्ड का लिंक नीचे दे दिया है। 21 से लेकर 29 अगस्त के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एएमयू का, आप सभी जान चुके हैं। अब चलते हैं आपके मेन चीज पर। मेन चीज ये थी कि किस किस डिपार्टमेंट के बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया है, ये देखिए। अब एक बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जितने भी विद्यार्थी हैं, आपने जो फॉर्म भरे थे, एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, उसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहे थे ना, मैं सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ पहले तो आपको, कि जिस जिस सब्जेक्ट की लिस्ट आई है डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट हैं, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, आर्ट्स का हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, पॉलिटिकल, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ इस वीडियो में कि किन किन वजहों से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। किस किस को किया गया मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भैया एक एक डिपार्टमेंट में 500 600 फॉर्म आए हैं, ठीक है। और लगभग 60 से ऊपर डिपार्टमेंट है जहाँ पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। मान के चलिए 60 नहीं 50 डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट में यदि या 100 बच्चे भी निकलते हैं हर डिपार्टमेंट से डिस्क्वालीफाई, और 50 को कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, हो जाएंगे 5000। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि एक डिपार्टमेंट में कितना एप्लीकेशन फॉर्म आया है तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे। और आप विश्वास इसलिए तब करेंगे जब आप पूरी लिस्ट को अपनी आंखों से देख लेंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कम से कम 200 से 300 फॉर्म आए हैं, कम से कम हर डिपार्टमेंट। और मान के चलिए अगर हर डिपार्टमेंट से 50 से 100 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो कितनी सावधानी से, कितनी कड़ाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जांच की गई होगी। आप तो फॉर्म भर देते हैं, मैंने कहा था ना कि फॉर्म भरना जिसे नहीं आता है, पीएचडी हो या एमफिल हो या पीजी हो, करने का इरादा छोड़ दे। गलतियां करिए, सीखिए, कब तक दूसरों पर रहेंगे निर्भर, इस बात को समझिए। अब चलते हैं मेन कंटेंट पर। सबसे पहली चीज, जो पहली वजह दी है एएमयू ने अपने विद्यार्थियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रवेश परीक्षा से, वह है कि जो परसेंटेज मांगी थी उन्होंने यूजी और पीजी में 50% मांगा था आपसे, ठीक। कुछ कुछ कंडीशंस को लगाकर कई जगह 55 मांगा था, कई जगह 60 मांगा था। तो अगर आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है तो आपके नाम के, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं वो लिखा होगा लिस्ट में, और आप किस वजह से एलिमिनेट या नॉट क्वालिफाई हैं उसको भी लिख दिया होगा। एक रीजन और दिया है, ऐसे विद्यार्थी जो 2021 में, ऐसे विद्यार्थी जो 2021 में एमए कंप्लीट नहीं करे हैं, क्योंकि यूजीसी कहती है और संस्थाएं भी कहती हैं जो बच्चे वेटिंग में हैं वे अपना अप्लाई कर सकते हैं। संस्था तो ये कहते हैं, लेकिन
रीज़न दिया है कि 2021 में यदि आपका एमए कंप्लीट नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है एएमयू में अप्लाई करने के लिए, पीएचडी के लिए। एक रीज़न ये दिया है। एक रीज़न और दिया है कि यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यदि आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, आरजेएनएफ हैं, एमएनएफ हैं, आप हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने उस सर्टिफिकेट को अटैच नहीं किया है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगाया है, लिखा है, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, जो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं लेकिन उनका जेआरएफ हो गया एक्सपायर, आपने नहीं बताया, जैसे ही आपने अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर किया होगा ना फॉर्म में, सॉफ्टवेयर इतना फास्ट है ना, कुछ ही सेकंड में रीड कर लेता है कि आपने वह जेआरएफ किस महीने, किस तारीख, किस सन में किया है क्वालिफाई, और 2 साल 3 साल कब होंगे एक्सपायर। तो इस कंडीशन में जिनका एक्सपायर हो गया है जेआरएफ या 2 साल 3 साल में, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। एक और चीज़, एक रीज़न और दिया है कि एमए में मांगे हैं आपसे 55% कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ में पीजी में मांगे हैं 55 और यूजी में मांगे हैं 55। लेकिन यदि आपका मान लीजिए यूजी में आया है 60%, आपने फुलफिल कर लिया, लेकिन पीजी में आपका 55 की जगह 50 आया है, 53 आया है, तो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं क्राइटेरिया, क्योंकि यूजी पीजी में 55 मांगा गया है। पीजी में है, में नहीं है आपका, लेकिन यूजी में है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक रीज़न ये भी दिया गया है। एक और चीज़ इसमें रीज़न दिया गया है कि हाँ, खासकर पीएच कैटेगरी के बच्चों को और एससी कैटेगरी के बच्चों को परसेंटेज में छूट होती है, एसटी को भी होती है, लेकिन कंडीशन के साथ होती है, ठीक है। तो उन जगह पे कई जगह 45, और हाँ ओबीसी में नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस में भी परसेंटेज की छूट होती है। तो यदि आप उस मिनिमम परसेंटेज को भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, कम से कम है, अगर आपसे मांगा गया है 50 और आपका आया है 49.99 49.99 आया है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई या नॉट एलिजिबल कर दिए गए हैं पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने लिस्ट तो बहुत सारी है, मैंने केवल हिस्ट्री की, हिंदी की और पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट खोल रखी है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग चीज़ें कॉमन है। जेआरएफ 2019 में यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, ठीक, तो 2021 में वह एक्सपायर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे तो मन में सवाल उठेगा, नहीं जेआरएफ तो 3 साल के लिए वैलिड था। ये 3 साल वाला जो नियम आया है, ये देखिए लागू कब से हुआ है। ये लागू 2019 के बाद हुआ है या उससे पहले हुआ है। अगर पहले लागू हुआ है तो आपका जेआरएफ 2 साल के लिए वैलिड है, और अगर 19 के बाद ये नियम लागू हुआ है तो आपका जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड है। इसीलिए जिनका 2019 में जेआरएफ क्वालिफाई है, 21 में होता है उनका एक्सपायर, तो ऐसे बच्चों को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से और एग्जामिनेटेड कैटेगरी से भी नॉट एलिजिबल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लिस्ट को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, यानी कि अपना 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है डेट ऑफ बर्थ का, उसको नहीं लगाया है, उस वजह से भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आपके पास जेआरएफ भी है, यूजी पीजी में 55% नंबर भी है, आप एमफिल भी पास हैं, नेट भी है, लेकिन आपने अपना यदि 10th का सर्टिफिकेट नहीं लगाया जो डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य होता है, उन वजहों से भी बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मैंने कहा ना कि छोटी छोटी गलती फॉर्म भरने में आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। अभी तो मैं यूजीसी नेट के फॉर्म पे नहीं आया हूं, परसों वीडियो में दूंगा आपको, जब आप नया फॉर्म भरने बैठेंगे जून 21 के लिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किसको फॉर्म भरना है, किसको फॉर्म नहीं भरना है। आते हैं अपने टॉपिक पर। ऐसे विद्यार्थी भी पीएच कैंडिडेट जिन्होंने अपना पीएच कैटेगरी का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। या फिर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सर्टिफिकेट तो अपलोड किए हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट तो अपलोड किए हैं लेकिन उनका एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिसप्रिंट है, क्लियर नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है। कंडीशन तो बहुत है, मैं क्या क्या आपको समझाऊं, क्या क्या बताऊं, लेकिन यही समझिए कि जो भी 50-60 डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है, जो एग्ज़ाम है 21 तारीख से, अपना भैया नाम चेक कर लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा आपको कर दिया गया है डिस्क्वालीफाई, और आप सर्च कर रहे हैं अपना एडमिट कार्ड, फिर कमेंट करेंगे हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड तो तब आएगा ना आप लोगों का जब आप क्वालिफाई हुए होंगे, आप एलिजिबल माने गए होंगे एमयू के अनुसार पीएचडी के लिए। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हैं, नॉट क्वालिफाई हैं, तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। इसीलिए बेतुके सवाल मत कीजिएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। पहले आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और यदि एलिजिबल हैं और एडमिट कार्ड नहीं आया है तो एएमयू के एग्जामिनर कंट्रोलर से फौरन कॉन्टैक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, चाहे ईमेल से, चाहे फ़ोन से, चाहे वहाँ जाकर, क्योंकि एएमयू का एंट्रेंस तो
एमयू में होना, अभी तो आप एमयू पहुंच भी चुके होंगे, ठीक है, इसका भी एंट्रेंस होना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, क्या चीज़ थी, हाँ, जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए जो मैंने आपको रीज़न दी है अभी तक कि आप का परसेंटेज पूरा नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, कोई एक्सपायर हो गया, यदि आप उस नियम से संतुष्ट नहीं हैं, क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तब आप क्या करें, तब आप सीधे एग्जामिनर कंट्रोलर से संपर्क कीजिएगा, अपने विभाग अध्यक्ष से संपर्क कीजिएगा, रजिस्ट्रार से संपर्क कीजिएगा, मुझे परेशान मत कीजिए, क्योंकि इन सवालों के समाधान मेरे पास नहीं है। जो सूचना थी मेरे पास मैंने आपको दे दी, और जो सूचना लिखित में थी मैंने वही दी है। सभी सूचनाओं के लिंक, सोर्सेस मिल जाएंगे वेबसाइट पर, वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक दे दिया है, वेबसाइट का लिंक दे दिया है, और पुराने और डेट शीट का पूरा शेड्यूल मैं बता भी चुका हूं, उसका भी लिंक फिर से दे दूंगा। और साथ ही साथ ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट की, उसका भी एक लिंक, क्योंकि 50 लिंक मैं नहीं दे पाऊंगा, एक कॉमन लिंक दे दूंगा जहां आप इन सभी को देख सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के आगे आपके सामने लिस्ट होगी पीडीएफ फाइल की, उसको चाहे आप साफ सामने रख लीजिए, फोटोकॉपी निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सेव कर लीजिए, वो आपको तय करना है। 11 मिनट हो चुके हैं, यदि आपने ईमानदारी से 11 मिनट तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। और यदि आप कछुए की तरह खिसक खिसक कर आए हैं, वीडियो को स्किप करते हुए आए हैं, तो थोड़ा शर्म कर लीजिएगा। ये अगर आपके पास जिंदगी का 11 मिनट नहीं है किसी सूचना को लेने के लिए, और सवाल कर देंगे आप 11 से 12 और कहते हैं कि यूट्यूबर जवाब नहीं देते हैं, आप कितना समय देते हैं उनकी वीडियोस पर। ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब के लिए भी नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो वीडियो देख रहे हैं, उनको लाभ होगा। इसीलिए आपको लाभ तो पूरा चाहिए, लेकिन लाभ पाने से लेकर लाभ का नुकसान होने के बीच का जो रास्ता है ना, उसको तय करना सीखिए। सफलता और असफलता तो तय है, लेकिन सफलता और असफलता के बीच के रास्ते को यदि आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि मार्ग ही आपकी सफलता का पैमाना होता है कि सकारात्मक है या नकारात्मक है, हिंसक है अहिंसक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और कुछ नहीं मुझे कहना है। कविताएं हो गई पूरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनकी कल से प्रवेश परीक्षाएं हैं, और उनको मेरी सलाह, कहीं से फॉर्म भरिएगा नेक्स्ट टाइम जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, साइबर कैफे से बचिएगा। और अगर साइबर कैफे में फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कैफे वाले से पूछिएगा कभी रिसर्च का फॉर्म भरा है कि नहीं, पीएचडी समझते हैं कि नहीं क्या होता है, रिसर्च समझते हैं कि नहीं क्या होता है, सोनॉप्सिस क्या होता है कि नहीं समझते। अगर ये चीज़ें वो जानता है कैफे वाला, तो ही जाइएगा कैफे पर, भरवाइएगा फॉर्म, नहीं तो नुकसान उसका नहीं होगा, समय आपका जाएगा, पैसा आपका जाएगा, नुकसान भी आपका होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुभकामनाएं कल की परीक्षाओं के लिए। और वैसे भी आज मुहर्रम का दिन है, तो आपने दिन अच्छे से मनाया होगा, उसकी भी बहुत बहुत ये सादगी से आपने मनाया होगा, उम्मीद करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम, अलविदा।